वेलकम बैक। बात हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि इस मुल्क में जब हम कानून की बालादस्ती पे बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो माफियाज़ जो हैं वो सामने खड़ी हो जाती हैं। कौन माफियाज़ हैं? और आज उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पीडीएम जैसे इत्तेहाद जो हैं ये माफियाज़ के इत्तेहाद हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्यों उनको ऐसा लगता है? हमें जॉइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने। आप एमएनए हैं पीटीआई के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज खिताब किया और वो पीडीएम को एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि ये माफियाज़ का ग्रुप है। क्यों ज़रूरत पड़ी उनको आज दोबारा पीडीएम को डिस्कस करने की? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात जाहिर लेने। इसमें बात ये है कि जो सूरत हाल आपके सामने है उसके अंदर तो ये पीडीएम जो है ये बनी इसलिए गई है कि ये हुकूमत को बस ब्लैकलिस्ट करे, कभी कोई किसी इशू पर कभी किसी इशू पर। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप जमहूरी पार्टी हैं तो आपका काम ये है कि पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट के अंदर आके अपने तजावीज़ भी दें, अपनी रिजर्वेशन हैं जो भी है वो सब पार्लियामेंट में पेश करें। और आपने देखा है कि वो पार्लियामेंट को तो उन्होंने अपने जाती मुकदमे के लिए इस्तेमाल करते नहीं, और पार्लियामेंट के अंदर तो वो जूते मारने की बातें करते हैं और बाहर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मजबूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या ये अच्छा होता कि वज़ीर-ए-आज़म कल खुद होते उस वक्त जब करारदाद पेश की गई, करारदाद मंजूर हुई है, पेश करने उस पर डिबेट होगी। अब अल्लाह करे कि फ्राइडे को मंजूर भी हो जाए और हो जानी चाहिए थी। वज़ीर-ए-आज़म इस तरह के इवेंट पे क्यों शिरकत नहीं करते? वैसे ही वो पार्लियामेंट में कम आते हैं और ये वो मौका होता है जब वो फ्रंट से लीड करें, पूरे मुल्क को लगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म हैं। आज भी जब वो स्पीच करते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो कंटेनर पे खड़े हैं। ये फीलिंग्स क्यों आती हैं आम आवाम को भी और अपोजिशन को भी? अच्छा, पहले आपको हकीकत में बताऊं कि आवाम को तो कोई फीलिंग नहीं आती। मैं ग्राउंड में रहने वाला शख्स हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट का जो माहौल होता है, कल आपने देखा कि वो स्पीकर साहब शाहिद खाकान अब्बासी को टाइम दे रहे हैं और वो टाइम जो जिस बात के लिए वो स्पीकर को जा के उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने माजरत की है, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, इंसान से गलती हो जाती है, नहीं होनी चाहिए ये चीज़। वो माजरत नहीं हुई, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ठीक। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। स्टूडियोज़ में मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और पीर नूरुल्लाह कुरैशी साहब आप मामले खुसूसी हैं सीएम सिंध के, और डॉक्टर फौजिया हमीद सीनियर रहनुमा पीएसपी मौजूद हैं। हम उनकी राय भी शामिल करते हैं। बेग साहब, वो चूँकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल जो बात की उस पर उन्होंने आज कहा कि मुझे खुद शर्मिंदगी हुई, नहीं कहनी चाहिए थी, हो गई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हमें नज़र नहीं आते फ्लोर पे। जब तक वो नहीं होंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात भी होंगे। अच्छा, पहले तो ज़फ़ीर के खाकान अब्बासी साहब बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं। कल मैं खुद भी मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बट आई डोंट नो, इट वाज समथिंग टू डू विद कि रोज़ा था लग रहा था या बट उन्होंने कहा किया। जज्बात में हो जाता है, हाँ, बाज़ दफ़ा गलती हो गई। वो उनसे करेंगे भी मेरे ख्याल है। देखिए, कल जो चार्ज वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था उसकी एक वजह ये थी कि जिस तरीके से इजलास को कॉल किया गया, उसके बाद होना ही चाहिए था कोई हुकूमती वज़रा या कोई जो है मतलब वो इस करारदाद को पेश करता। और फिर देखिए, बहस होना बहुत ज़रूरी है। यू कांट जस्ट डू वन थिंग कि चीज़ों पे पॉलिटिक्स करें। अगर आप इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर ये चीज़ें बैकफायर भी होंगी। वही हुआ कि पीपल्स पार्टी जो थी वो हिस्सा नहीं बनी और उन्होंने मतलब बाइकआउट कर दिया इस चीज़ का। उसकी वजह यह है कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच दी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रांस जो है वो अलग हो गया। और देखिए, फ्रांस, मैं कॉलम लिखता हूँ और मैंने इस पे कॉलम भी तहरीर किया था। फ्रांस जो है इट्स नॉट जस्ट वन कंट्री, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर पाकिस्तान। रीज़न बीइंग कि हमारी नेवी जो है वो बहुत डिपेंडेंस है फ्रांस के ऊपर, नेवी और एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स की बड़ी डिपेंडेंस है। पेरिस क्लब जो है जिसको हेड कर रहा है फ्रांस, उसके 11 बिलियन के हमारे हैं। और इस बार आपको शायद ये नहीं मालूम हो कि इन्होंने हमें बड़ी रिलीफ दी थी। FATF के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर हम ये करते हैं कि उनके उसको वापस करेंगे और अपने को बुला लेंगे और उनकी चीज़ों का बाइकआउट कर देंगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान। मगर आपने जब सब कुछ किया, दूसरे दिन फिर आप करारदाद ले आए। बेग साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि आप सफारती अमूर को समझते हैं, हमारी कानून साज़ी कब इंटरनेशनल लेवल की होगी ताकि हम इंटरनेशनल सतह पे अपने मुकदमात पेश कर सकें? पार्लियामेंट में तो हम कर ही रहते हैं, पार्लियामेंट में हम संजीदा नहीं है, तो फिर इंटरनेशनल फोरम्स को हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे?
देखिए हमारे पास बड़ा अच्छा OIC का एक फोरम है जिसके अंदर तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर हमें जाके अपने केस को, अच्छा पहले वाक़या इसको हुए कुछ महीने हो गए, इस पर मैंने कॉलम भी तहरीर किया था, और आपको शायद ये पता हो कि जिस आदमी ने गुस्ताखी की थी उसका तो सर भी कलम कर दिया गया था, और वो जो एक चार्ली, ये जो इनकी मैगज़ीन थी, उसको भी जाके स्टेप किया था, एक पाकिस्तानी ने, जी जी पंजाब से उसका ताल्लुक़ था। तो हो रहा ये है कि ये वाक़या अभी नया नहीं है, ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि अभी रिसेंटली कुछ चीज़ हुई है। चूंकि इन्होंने 20 तारीख का टाइम दिया, उसका हाँ, डेडलाइन। देखिए सबसे बड़ा जो इसके अंदर गलती हुई है वो ये हुई है कि आपने एक ऐसा मुआहदा किया और आपने सोचा कि यू कैन गेट अवे विद इट, कर लो अभी, उनको टाल दो, और ये है, और वो आपके सर आ गया। ठीक है। पीर साहब, किस तरह देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज भी जारहाना तकरीर कर रहे हैं, PDM को उन्होंने वो कर दिया, वो कहते हैं कि माफियाज़ हैं, हालांकि बहुत सारी माफियाज़ हैं जो उनके लेफ़्ट राइट बैठी हुई हैं, तो उनका नाम नहीं लेते, लेकिन वो PDM को ज़रूर कहते हैं कि इस तरह के इत्तेहाद बनते ही इस वजह से। सर पहली बात तो मैं जो पिछला आपका एक सवाल था उस पर मैं कंटिन्यू करूँगा कि पिछले 2.5 सालों में PTI की हुकूमत ने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल ही नहीं किया। सही। वो उन्होंने कभी जो उसको काम करना चाहिए, जो उसका एक मकसद है, वो उन्होंने कभी होने ही नहीं दिया, क्योंकि ये खुद इनकॉम्पिटेंट और इनकी जो अपनी कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए ये नहीं चाहते कि ये डिस्कशंस पार्लियामेंट के अंदर हों, और वो सारी चीज़ें डिस्कशंस में आएंगी तो एक्सपोज होंगे। तो अभी ये जो PDM की अलायंस बनी थी, अभी तो उसका अभी ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका इनिशिएटिव भी पीपल्स पार्टी ने किया था, और ये इसका स्टार्ट होने का मकसद ये था कि ये जो PTI की करंट गवर्नमेंट है उसकी जो नालायकियां हैं या उसकी वजह से जितनी इन्फ्लेशन हुई है या यहाँ पे जो इकोनॉमी का हाल हुआ है, उसकी वजह से ये पूरा अलायंस बनी थी, और सारी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो उसमें इकट्ठी हुई थी। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि जो अभी PTI की गवर्नमेंट है उसके अंदर जितनी आप माफियाज की बात कर रहे हैं, क्या वो उनका हिस्सा है या वो PDM की जो जमातें हैं उनका हिस्सा है? अभी जो पेट्रोल के जो क्राइसिस हो रहे हैं उसके पीछे जो माफियाज बैठे हुए हैं उनका साथ कौन दे रहा है? जो शुगर क्राइसिस हो रहे हैं उनमें उनका साथ कौन दे रहा है? तो अभी आपको सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम देखते हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो उसको खास तौर पे जो इंडिया है, इंडियन मीडिया है, वो बड़ा नेगेटिव इसको रिपोर्ट करता है, और रिपोर्ट हुए भी हैं वाक़यात। दूसरी तरफ अगर हम वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच जो थी उसको इंटरनेशनल जो पेपर्स हैं उन्होंने, जो वाशिंगटन पोस्ट ने, अल जज़ीरा ने, इन्होंने जब छापा तो उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म डिमांड कर रहे हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक का एक सरबराही इजलास बुलाया जाए, उनके साथ मिलकर हम इस्लामोफोबिया के हवाले से काम करेंगे। ये दो फ़र्क हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं तो नेगेटिविटी जाती है जो FATF में आपको प्रॉब्लम होती है, और दूसरा ये है कि अगर आप सही अपने फोरम्स का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको अच्छी तरह रिपोर्ट भी करेंगे, मीडिया भी अच्छा रिपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, हम क्यों गलतियाँ करते हैं? हम अच्छे फोरम्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम सड़कों पर जाते हैं, और इवन वज़ीर-ए-आज़म भी ये गलती कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट का वो इस्तेमाल नहीं करते। बेग साहब ने बात की इंटरनेशनली हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, कश्मीर कॉज पे हमें वोट नहीं मिले थे। कश्मीर की जब हम बात करने गए थे तो हम सफारतकारी में बहुत पीछे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो कश्मीर के सफ़ीर बने हुए थे, लेकिन इंटरनेशनली हम लॉबिंग करने में नाकाम हैं। तो कैसे वो होगा जब तक आप पार्लियामेंट और इन फोरम्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो देखिए ज़फ़ीर, ये एक बड़ी ही अलमिया की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनका जो रवैया है, अनफॉर्चुनेटली उनका रवैया डेमोक्रेटिक नहीं है, और वो जो है डिक्टेटरशिप के हामी हैं, और उसी तरह से वो काम करते हैं। जो पार्लियामेंट है, ये जो बात कह रहे हैं कि आज बहुत माजरत के साथ जो जूते की बात हुई और मारने की बात हुई, तो वो हमारे जो टेलीफोन लाइन पे भाई हैं उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था और उनको गलत कहा। लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखें तो आपने तो लानतें भेजी ना ऐवान के ऊपर, तो आप लोग ऐवान में बैठे हुए हैं, तो आपने भी जो है उसका तकद्दुस का ख्याल नहीं किया। और जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात है, पहले तो आप मुआहदे कर लेते हैं बग़ैर सोचे समझे, और उसके बाद फिर उन मुआहदों की जब पासदारी की बात आती है तो फिर ये सारे मसले होते हैं। आप ये देखिए कि आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या रही है, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्लियर ही नहीं है इस चीज़ पे, जिसकी वजह से तमाम मसाइल होते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका एक मुल्क है जो कि बहुत कमज़ोर मुल्क है, जिसकी इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, उसके कनेक्शंस दूसरे ममालिक से क्या हैं,
किस तरह से वो उनके साथ चल रहा है और उनकी इकॉनमी के ऊपर जो है किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है। तो आप जो है ये सारे मुआहदे करने से पहले आप सोच लें। दूसरी बात ये अभी आपने बात नहीं की लेकिन मैं ज़रूर ये इस बात पे करूँगी कि कलादम भी एकदम से आपने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने करार दे दिया। इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है? आप जो है माफियाज़ की बात करते हैं और आप ये पीडीएम की जो बात की है, आप कहते हैं कि जी वो प्रेशर दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि वो प्रेशर दे किस चीज़ पे रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब को तो प्रेशर खुद ही उनकी पार्टी करी है। आप अपनी पार्टी जो है उसको इकट्ठा लेके नहीं चल सकते। आज आपकी पार्टी में दरारें पड़ी हुई हैं। लोग क्या क्या, जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने आपको सपोर्ट किया था, जो आपके बैकबोन थे, आज वो कहाँ जाके खड़े हो गए हैं? ठीक है, इस पे आफ्ताब जहांगीर साहब का मौका लेते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, हमारे पैनलिस्ट इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि पीडीएम जो है वो इस तरह का कोई प्रेशर ग्रुप है। पॉलिटिकल एक इत्तेहाद ज़रूर है, आपकी बैड गवर्नेंस है उसको वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रुप्स हैं, शुगर माफिया की बात करें, गंदम माफिया की बात करें, ये सारे लोग आपकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो आप एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रहे हैं अपोजिशन जमातों से। एहतसाब अगर शुरू करना है तो आप अपने घर से शुरू करें। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये जो पीडीएम बनी थी वो बनी किस बुनियाद पर थी। वो बनी इस बुनियाद पे थी कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, और फिर वो चलते चलते पाकिस्तान तोड़ने की बातें हो गई, उसके अंदर फौज को के साथ सिपाही को जनरलों के साथ लड़ाने की भी बातें हो गई। तो ये क्या फिर ये जमहूरी अंदाज है पीडीएम का? ये वही अंदाज है जिसकी निशानदेही जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। और आपने खुद देख लिया कि जब वो पीडीएम का अपना अक्षर भी आपके सामने आ गया, क्योंकि वो एक चीज का टाइम ही नहीं था, उसका मकसद कुछ और था, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हो रहा था। हर आदमी एक दूसरे को खेल रहा था, हर एक कोशिश कर रहा था कि उसका कंधा इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ हासिल कर। ठीक है, लेकिन आपका आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका मकसद तो ये है ना कि आप पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते थे। आपका मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ देना चाहते थे, वो तो दे ना फिर आप। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि जी शुगर माफिया, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार खुदा के लिए आप शुगर के ऑनर्स के नाम तो बता दें कि ये ऑनर्स है, 80 से ज्यादा मिले हैं, जितने मिले हैं उनके नाम बता दें कि भाई ये लोग हैं और ये पीटीआई के लोग हैं और ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। अच्छा, इसी तरह आप आटे का बता दें। आपको अंदाजा होगा, क्योंकि मैं सिंध से मेरा ताल्लुक है, आपको पता होना चाहिए कि सिंध की 80% फ्लोर मिले वो नाम किसी और के होंगे, उसके पीछे मालिक कौन है, ये सबको पता है। ये आप यहाँ पे इश्तियाक बेग साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें, ये क्योंकि बिजनेसमैन तबके के लोग हैं, इनको पता है कि पीछे शुगर मिलों के नाम किसी और के नाम पर होगी। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं इनसे पूछता हूँ, लेकिन आप ये भी तो माने इस वक्त जो आपके साथ इत्तेहाद में बैठे हुए हैं तकरीबन 70% उनकी शुगर मिल रहे हैं। भी तो दे कि जो हमारे सबसे कीमती, जो बकौल इनके हमारे एटीएम मशीन थी, जो हमारे सबसे पार्टी को बनाने वाली हमारी हुकूमत ने उनको नहीं रिलीफ दिया। ठीक है, उन्हें जो भी एफबीआर की पूछते हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लाइन पे रहिएगा। बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने अपनी एटीएम को भी रिलीफ नहीं दिया और वो एहतसाब हो रहा है उनका, और दूसरा उनका इशारा था कि पंजाब में आपकी भी शुगर मिल रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग की हुकूमत को भेजा गया तो 50% प्राइसेस थे, यानी कि अब अगर आज 100 से ऊपर चले गए तो 150-55 रुपीज़ केजी थी। एक कमीशन बैठाया गया, ये हमने नहीं कहा, कमीशन ने ये कहा है कि जो मिलें जो थी, जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जो भी कर रही थी वो, और उसके अंदर सबसे पहले जो नाम आया था वो जहांगीर तरीन साहब का आया था, जिसके बाद वो मुल्क से चले गए थे, दोबारा आया। इस वक्त जो एफआईआर काटी गई हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द शुगर, वो उनका कुछ एक दूसरा मतलब है कि जी उन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है। शुगर के ऊपर वो बिल्कुल क्लीन सेट उनको मिली हुई है। तो सवाल ये है कि मैं नहीं कहूँगा कि कौन से मिल थे, कमीशन ने जब कह दिया है कि ये मिल जो थे इन्वॉल्व थे, उनकी मिलें 30% पाकिस्तान सर वो चैलेंज जो हुआ उनको, वो आपको भी याद होगा, शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एमनेस्टी दी थी। एमनेस्टी में जहांगीर तरीन के जो बेटे हैं अली तरीन, और उन्होंने उस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमारे बाहर असासे हैं, और उस पर उन्होंने 15 या 18 करोड़ रुपये टैक्स देकर उसको वाइड करने की कोशिश की। क्योंकि एमनेस्टी के अंदर मैंने बहुत इस पर अपना कॉलम भी तहरीर किया था। एमनेस्टी के अंदर किसी भी बिजनेसमैन पार्टिसिपेट कर सकता था, एक ऑर्डिनरी आदमी पार्टिसिपेट करता था,
बट एक पॉलिटिशियंस जो नहीं तो था अली तरीन उसको पॉलिटिशियन अलाउड नहीं थे था। ना, इसीलिए तो जहांगीर तरीन इसी केस में तो वो फंसे आके कि वो बेसिकली इनके नाम सर का ही था। फैमिली तो पॉलिटिकल फैमिली हाँ वो है, लेकिन उसको जी उन्होंने हाँ। इसी तरह किया था, इस तरह मियाँ साहब के जो बेटे हैं वो पॉलिटिकल में उनका कोई हिस्सा नहीं था, वो बिजनेस कर रहे हैं सेपरेटली। खैर नूर साहब किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पे शुगर माफियाज़ की बात करते हैं तो वो सिंध में सबसे बड़ी शुगर्स मिल हैं आपकी पार्टी की हैं, तो वो कह रहे हैं कि इधर भी बैठे हैं, पंजाब में भी माफियाज़ बैठे हैं, तो किस तरह सर हमने शुरू से यही बात की है कि आपने जो कमीशन बिठाया है उसके कोई रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। आपको शुगर मिल्स जिसकी भी हो, जो भी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो सारी रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये अभी देखें जितना भी रिलीफ देना चाह रहे हैं वो अपने लोगों को दे रहे हैं, और इसमें शुगर माफिया हो गई या पेट्रोल के क्राइसिस हो गए या दूसरी चीज़ें जितनी भी हो गई, तो उसको वो टाइम गेन करने के लिए वो चलाते जा रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक। डॉक्टर साहबा कि आपको लगता है कि अब चूँकि वज़ीर ख़जाना तरीन साहब आ गए हैं, तो आपको लगता है शौकत तरीन जो है वो कुछ, वज़ीर आज़म ने तो बड़ी तारीफ़ की, 49 साल का उनका तजर्बा है, तो हो सकता है वो मुल्क अच्छा बेहतर कर दें? देखिए मैं इस वक्त ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है वो बौखलाहट का शिकार है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ ये किया जा रहा है कि ये ऑब्लाइज कर रहे हैं। एक मिनिस्ट्री अगर आपके से नहीं चलती तो आप उस मिनिस्टर को बजाय ये कि कैबिनेट से बाहर निकालने के आप उसको दूसरी मिनिस्ट्री दे देते हैं, तो ये अजीब से। अभी ये चौथे जो हैं वो वज़ीर ख़जाना आगे हैं, मैं नहीं समझती कि कोई मुल्क में बेहतरी आएगी जब तक कि इनके रवैये ठीक नहीं होंगे, जब तक कि ये क्लीन लोगों को नहीं लगाएंगे, कैरेक्टर के लोगों को कैबिनेट में शामिल नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितने मिनिस्टर्स, जितने आज जो गवर्नमेंट को ये बुराइयां करते रहे कि नून की गवर्नमेंट करप्ट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करप्ट है, उन्हीं के मिनिस्टर्स को इन्होंने आज भी मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो इनको चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि क्लीन लोगों को लगाएं, कैरेक्टर वाले लोगों को लगाएं, ताकि मुल्क में कुछ बेहतरी आए, जो आवाम ने इनको वोट दिया है वो हलाल हो। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आफ्ताब जहांगीर साहब आपसे कमेंट्स लेना चाहूँगा। 60 लोगों की टीम है तकरीबन एडवाइज़र्स समेत, और वज़ीर आज़म कहते थे कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है, इस मुल्क को बदल के रख दूँगा। 60 में से 50 लोग तो पिछली हुकूमतों के हैं, 10 लोग हैं वज़ीर आज़म समेत जो नए चेहरे हैं, तो कुछ नहीं बदला। आपने तो पुराने चेहरों के साथ ही पाकिस्तान को बदलने की कोशिश की है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमने देख लिया। आफ्ताब जहांगीर साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। बेग साहब आपसे आखिर में, चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, आज आपने लिखा भी है कॉलम अमेरिका के हवाले से, ख़ासतौर पे फ़ौजी इन्खला जो है वो खित्ते पे क्या असर डालेगा, और अफगानिस्तान में खाना जंगी आपको क्यों लगती है कि इससे होगी? देखिए हम इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि तहरीक लब्बैक में और PDM में और दूसरी चीज़ों में, हमें ये नहीं मालूम। इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर 1 मई से अमेरिकन अपनी फ़ौजें जो हैं वहाँ से इनखला कर रहा है उनका। सही। और जो थोड़ी बहुत फ़ौजें जो हैं वो यूरोपियन फ़ौजें हैं या नेटो की हैं, वो भी वहाँ से चली जाएंगी। और उसके बाद तालिबान ने एक मुआहिदा कर लिया अमेरिका के साथ, और उसमें ये एश्योरेंस दे दी है कि मुस्तकबिल में हमारी सरजमीन जो है वो अमेरिका के लिए कभी यूज़ नहीं होगी, और हम कभी ओसामा बिन लादेन की पार्टी जो थी उनको हम यहाँ पे नहीं जगह देंगे। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि जब तालिबान वहाँ पे आएंगे तो ये पूरी दुनिया में ये डिस्कस हो रही है कि खाना जंगी शुरू होगी, एक वैक्यूम क्रिएट होगा और फिर इनखला होगा, वहाँ से मुहाजिरीन हमारी तरफ आएंगे, और अशरफ गनी, हाँ पाकिस्तान को भी है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे लोग जो हैं जो तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बिल्कुल वो भी उनका साथ देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। आफ्ताब जहांगीर साहब, इसमें कोई शक नहीं, आप बार बार वजारतें चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, बेसिकली चेंज तो नहीं हो रही, और उसमें भी 60 लोगों की आपकी टीम है। वज़ीर आज़म कहते थे मेरे पास 200 लोगों की टीम है, 60 में 50 वो लोग हैं जो पिछली हुकूमतों के हैं, और 10 लोग वो हैं जो इमरान खान साहब समेत जो नए चेहरे हैं। तो कहाँ है आपकी ये 200 लोगों की टीम, और इन 60 लोगों ने जो इस मुल्क का हाल किया वो हमारे सामने ही है, तो अगले 2-2.5 सालों में कुछ बेहतर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? अच्छा जी, अगर जो भी हाल किया है तो 2023 में जब हम आवाम के पास जाएंगे ना जी जी, और आवाम हमें रिजेक्ट कर दे जी, खत्म होगी बात, इसमें क्या दो रहा है? ये तो ठीक है, की मर्जी होती है, उसकी मर्जी है कि वो अपने ये टीम को अंदर क्या तब्दीलियां करता है क्या नहीं करता है, लेकिन
अगर रिजल्ट तो वक्त आने पे पता चलेगा और उस वक्त आवाम जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। अगर आवाम कहेगी जी आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप घर चले जाएं, हम चले जाएंगे, उसमें क्या है। ठीक है, बहुत अंदाज तो यही है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफ्तार जंगी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब पीर नूरुल्लाह कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। ये वो रवैये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी टीम के, उनके MNAs MPs के, कि वो किसी भी चीज़ को संजीदा लेने की कोशिश ही नहीं करते। उनसे सवाल कुछ किया जाता है और जवाब कुछ आता है, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी अपनी टीम है और ये हमारा मुल्क है, हम जो मर्ज़ी करें। वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि हमने सीखा है पिछले 2.5 सालों में। तो आप 22 सालों से क्या कर रहे थे? आपने दावा किया था कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है और वो 200 लोगों की टीम पूरे पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान बना के रख देगी। लेकिन नया पाकिस्तान तो नहीं बना, जो पुराना पाकिस्तान था उसका भी बुरा हाल कर दिया आपने। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।